चलिए, थोड़ा सा मुझे ऑडियो रोकना पड़ा था, एक अर्जेंट कॉल आ गई थी, कोई इशू नहीं है। तो आई थिंक मुझे असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल से रिवाइज कराना शुरू करना था। ठीक है, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल से। चलिए, कोई इशू नहीं है, रिज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, असेंबली का सिंपल सा मतलब ये है कि आप प्रॉपर असेंबलिंग करते हो उसकी। असेंबलिंग का क्या मतलब है? प्रॉपर सीक्वेंस में उसको सेट करना, मतलब ऑर्डर पे सेट करना उसको। ठीक है, एक प्रॉपर इंडेक्स बनाना, प्रीफेस बनाना। ठीक है, एक ऑडिट फाइल प्रॉपर मेंटेन करना, क्लाइंट का उस पर नाम लिखना। ठीक है, असेंबली में आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिए 2-3 पेपर्स हैं जो एक ही एविडेंसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से एक ही पेपर आप रखोगे, 2 पेपर हटा दोगे। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस आप लगा देते हो कि ये एविडेंस इस प्रोसीजर की वजह से मिला, ये एविडेंस उस प्रोसीजर की वजह से मिला। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर हैं तो उस पर आप साइन करवा लोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं असेंबली में। ठीक है, असेंबली बेसिकली कुछ नया प्रोसीजर आप नहीं कर रहे हो, ध्यान रखिएगा। असेंबली में आप कुछ नया प्रोसीजर नहीं कर रहे हो, बस आप उसको सिस्टमेटिक वे में मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, देखिए, आप ऑडिट कर रहे थे तो इतना टाइम नहीं था आपके पास कि आप उसको नंबरिंग करो, उसमें क्रॉस रेफरेंसिंग करो। ठीक है, उसको छाटो। ठीक है, उसका एक इंडेक्स बनाओ, इतना टाइम नहीं था। अब आपकी ऑडिट हो चुकी है, आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी है, अब आपके पास टाइम है प्रॉपर असेंबली मेंटेन करने का। समझते हैं इसको एक बार। तो SQC 1 हमें बोलता है कि एक ऑडिटर को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनानी चाहिए फॉर द टाइमली कंप्लीशन ऑफ द असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। ठीक है, उसके बाद कब तक ऑडिट फाइल मेंटेन करनी होगी? नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब 60 डेज मैक्सिमम है, 60 डेज के अंदर अंदर आपकी ऑडिट फाइल मेंटेन हो जानी चाहिए। फिर से सर, 60 डेज मैक्सिमम है, आपकी ऑडिट फाइल मेंटेन हो जानी चाहिए। सर, हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं? हाँ, अभी मैंने बोला ना, आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक आपका स्टाफ है या एक आपका असिस्टेंट है, उसने आपको एविडेंस ला के दिया और सेम वही एविडेंस आपको दूसरा असिस्टेंट ला के दिया, लेकिन दूसरा जो असिस्टेंट ला के दिया वो ज़्यादा अच्छा मुझे लगा, तो जो पहले वाले असिस्टेंट का जो एविडेंसेस था मैं उसको हटा सकता हूँ। ठीक है, बल्कि नहीं करनी है ना डॉक्यूमेंटेशन, सॉर्टिंग कर सकता हूँ, क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकता हूँ। मैंने आपको समझाया था, ये एविडेंस हमें इस प्रोसीजर्स की वजह से मिला, क्रॉस रेफरेंस कर सकता हूँ। ये प्रोसीजर हमें उस रेफरेंस की वजह से मिला या उस एविडेंस की वजह से मिला, क्रॉस रेफरेंस कर सकता हूँ। साइनिंग ऑफ, साइन करा सकता हूँ। ठीक है, कौन सा काम किसने किया, साइन करा सकता हूँ। और हो सकता है कि हम जब ऑडिट कर रहे थे तो हमें कुछ एविडेंस मिला। ठीक है, और वो हमारे आपस में एग्रीड था कि नहीं, ये एविडेंस ऐसा है, हमने उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को भी कंसिडर किया था और उसके बाद ही रिपोर्ट इशू किया था। हमें कुछ एविडेंस मिला था बट हमने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया था, उस समय डॉक्यूमेंट नहीं किया था, लेकिन हमने उसके सीवियरिटी को चेक किया था, हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को चेक किया था। तो हम इस समय डॉक्यूमेंट कर सकते हैं उसको। ध्यान रखिएगा, उस समय मैं भूल गया था या उस समय कुछ भी हो सकता है, हमने आपस में एग्रीड कर लिया था, लेकिन उस समय मैं उसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में मेंटेन नहीं किया था। अब आप मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड, डिस्कस्ड एंड एग्रीड विद द मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो आप उसको भी डॉक्यूमेंट कर सकते हो। सर, आपको कब तक रिटेन करना होगा? देखिए, आपको जो भी आप फाइल मेंटेन करते हो वो आपको रिटेन भी करना पड़ता है। कब तक मेंटेन करना पड़ेगा? मिनिमम 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। मतलब 7 साल तक आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, और द डेट ऑफ ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आप रिलायंस जियो के ऑडिटर हो और आपने रिपोर्ट इशू किया 30 अप्रैल 2024 को, तो नॉर्मली आपको कब तक मेंटेन करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन? 30 अप्रैल 2031 तक, 7 साल तक। बट रिलायंस कंपनी की ऑडिट कब हुई? मान लीजिए 31 मई को ऑडिट हुई, 31 मई 2024 को। तो रिलायंस कंपनी के ऑडिटर को कब तक मेंटेन करना पड़ेगा? 31 मई 2031 तक, 7 साल। तो ध्यान रखिएगा, रिलायंस जियो के भी ऑडिटर को 31 मई 2031 तक मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है विच एवर इज लेटर। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, रिटेंशन पीरियड इज नो शॉर्टर देन 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और इफ लेटर द डेट ऑफ ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट। एक पूरे ग्रुप की ऑडिट कब हुई है? 31 मई 2024 में। तो उसका 7 साल कब होगा? 31 मई 2031 में। तो आपको 2031 31 मई तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा।
अब एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, सर सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या क्या होते हैं? सर सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या क्या होते हैं? तो ऐसे मैटर्स जिससे सिग्निफिकेंट रिस्क अराइज हो रहा है। सर ऐसे मैटर्स जिससे सिग्निफिकेंट रिस्क अराइज हो रहा है। तो ऐसे क्या क्या मैटर्स हैं? 3 मैटर हैं सर, सुनिएगा। सर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जहाँ पे ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर लगाना बहुत मुश्किल हो रही थी ऑडिट प्रोसीजर लगाने में। सर्कमस्टांसेस दैट कॉज द ऑडिटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स। तो वो भी मैटर मेरे लिए क्या हो गया? सिग्निफिकेंट मैटर हो गया। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटीरियली मिसस्टेटेड। हमें ऐसा लगता है, हमने प्रोसीजर लगाया और वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटीरियली मिसस्टेटेड। तो जिस वजह से वो मुझे ऐसा लग रहा है, वो मैटर ही मेरे लिए क्या हो सकता है? सिग्निफिकेंट मैटर। या फिर नीड टू रिवाइज द ऑडिटर्स प्रीवियस असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मैंने यही बोला था आपसे कुछ देर पहले कि मान लीजिए आपको लगता था रिस्क बहुत कम है क्लाइंट में, जब आप चेकिंग करने उतरे तब आपको पता चला कि नहीं, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट मैटर बन सकता है आपके लिए। लास्ट पॉइंट है, फाइंडिंग्स दैट कुड रिजल्ट इन अ मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर्स ओपिनियन। वही मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये सब कुछ पॉइंट कनेक्टेड है कि आपको पहले लगता था कि यार क्लाइंट में रिस्क बहुत कम है, हम चेकिंग आराम से कर लेंगे और ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे, ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देंगे। बाद में आपको पता चला रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो आपको पूरा असेसमेंट बदलना पड़ा, अपना स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी अपनी। तो ऑब्वियसली आपके ओपिनियन में भी तो चेंज आएगा ना। आपको पहले लगता था ट्रू एंड फेयर व्यू आप दोगे क्योंकि रिस्क कम है, बाद में पता चला रिस्क ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आप अपना ओपिनियन तो चेंज करोगे ना। तो ये सारे मैटर्स है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर से रिवाइज कराऊँ तो पहला एग्जाम्पल मैंने दिया, सर्कमस्टांसेस दैट कॉज द ऑडिटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स। दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया, सो मैटर्स जिसके रिजल्ट की वजह से क्या हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटीरियली मिसस्टेटेड। और दूसरा, नीड टू रिवाइज द ऑडिटर्स प्रीवियस असेसमेंट ऑफ रोमम। और तीसरा, फाइंडिंग्स दैट कुड रिजल्ट इन अ मॉडिफिकेशन टू द ऑडिट ओपिनियन। ये 3 पॉइंट है। ठीक है, फिर है कंप्लीशन मेमोरेंडम। तो मैंने आपको समझाया था कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या है। बेसिकली एक समरी है जो समझाती है, जो डिस्क्राइब करती है क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर आपने आइडेंटिफाई किया था और कैसे आपने उसको एड्रेस किया था। सर एक समरी है किस चीज़ की, कि आपने क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाई किया था और उसको कैसे एड्रेस किया था। ये समरी नॉर्मली हम लोग बहुत बड़े ऑडिट्स में मेंटेन करते हैं। ठीक है, छोटी मोटी ऑडिट है तो जिसमें डॉक्यूमेंटेशन ही 40-50 पेज का हो रहा है, तो उसमें क्या ही समरी बनाएंगे। छोटी ऑडिट है, 40-50 पेज का डॉक्यूमेंटेशन है, क्या ही हम उसकी समरी बनाएंगे। लेकिन जब बड़ी ऑडिट होती है, कॉम्प्लेक्स ऑडिट होती है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा होता है, 500 पेज, 1000 पेज। तो उसमें फिर आपको समरी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, समरी में फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन पर्टिकुलरली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट्स। ठीक है, अब इसका ओनर कौन होता है डॉक्यूमेंटेशन का, मैंने समझाया था। और ये डॉक्यूमेंटेशन का ओनर कौन होता है? ऑडिटर होता है। ठीक है, ऑडिटर होता है। बट ऑडिटर कुछ चाहे तो अपने डॉक्यूमेंटेशन का कुछ पार्ट, कुछ एक आध पेज, कुछ एक्सट्रैक्ट दे सकता है क्लाइंट को। जैसे मान लीजिए आपकी कुछ रिकमेंडेशन है कि आप ये चीज़ें करोगे तो आपका इंटरनल कंट्रोल अच्छा हो जाएगा, तो वो रिकमेंडेशन की कॉपी आप क्लाइंट को दे सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपने फ्रॉड पकड़ा, और फ्रॉड किस तरीके से पकड़ा वो आपने वर्किंग पेपर दे दिया क्लाइंट को, तो ऑब्वियसली ये गलत है, क्योंकि फिर अगली बार से वो और अलर्ट हो जाएगा क्लाइंट। और जिस तरीके से आपने पकड़ा है वो उसी जगह पे कुछ ना कुछ ये होता ना बैकिंग करेगा। तो आप दे सकते हो अपने डॉक्यूमेंटेशन का कुछ पोर्शन, कुछ एक्सट्रैक्ट आप दे सकते हो क्लाइंट को, बट आप कुछ ऐसा मत दे दो कि जिससे आपके काम की वैलिडिटी ख़राब हो जाए। ठीक है, जिससे आपके काम की वैलिडिटी ख़राब हो जाए। तो आई थिंक यहाँ मेरा चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत छोटा चैप्टर था। ठीक है, मैं उसको पहले ही ऑडियो में कवर कर लेता, लेकिन सिंस ठीक है चलिए, तो यहाँ मेरा चैप्टर ख़त्म होता है। कुछ डाउट हो आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक यू।